हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे आ रहा है, मौर्य काल में राजकीय नौसेना और जलमार्गों के नियमन के लिए उत्तरदायी नवाध्यक्ष का मुख्य कार्यालय बिहार के किस प्राचीन नदी तट पर स्थित था? मौर्य काल में राजकीय नौसेना और जलमार्गों के नियमन के लिए उत्तरदायी नवाध्यक्ष का मुख्य कार्यालय बिहार के किस प्राचीन नदी तट पर स्थित है? याद रखिएगा, मुख्य कार्यालय बिहार के किस प्राचीन नदी तट पर स्थित था? तो याद रखिएगा, पाटलिपुत्र के समीप गंगा गंडक संगम तट पर जो है स्थित था। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा आ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा में बजट पेश करने से पूर्व राज्यपाल की पुनर्विमर्श या पूर्व अनुमति संवैधानिक रूप से अनिवार्य होती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा में बजट पेश करने से पूर्व राज्यपाल की पुनर्विमर्श या पूर्व अनुमति संवैधानिक रूप से अनिवार्य होती है? तो याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 202 के तहत जो है विधानसभा में बजट पेश करने से पूर्व राज्यपाल की पुनर्विमर्श या पूर्व अनुमति जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य होती है, तो अनुच्छेद 202 के तहत। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा आ रहा है, आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के पाउली अपवर्जन सिद्धांत पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक ही परमाणु रक्षक ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों की कौन सी क्वांटम संख्या हमेशा विपरीत होनी चाहिए? आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के पाउली अपवर्जन सिद्धांत पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक ही परमाणु कक्षक ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों की कौन सी क्वांटम संख्या हमेशा विपरीत होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, कौन सी क्वांटम संख्या हमेशा विपरीत होनी चाहिए? तो आपको याद रखना है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। याद रखिएगा, चक्रण क्वांटम संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे आ रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस सुदूर पर्वतीय या वनीय क्षेत्र में परशुराम दल के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सैन्य रसद को लूटने के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाया था? वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस सुदूर पर्वतीय या वनीय क्षेत्र में परशुराम दल के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सैन्य रसद को लूटने के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाया था? याद रखिएगा, सैन्य रसद को लूटने के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाया था। तो याद रखिएगा, कोसी महानंदा का दलदली मैदान भाग में, कोसी महानंदा का दलदली मैदान भाग में जो है रसद को लूटने के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा रहा है, जब प्रकाश की एक किरण किसी प्रकाशीय रूप से सक्रिय पारदर्शी क्रिस्टल जैसे क्वार्टर जैसे गुजरती है तो प्रकाश के बाएं और दाएं वृत्ताकार ध्रुवित घटकों की गति बदल जाती है। इस वैज्ञानिक परिघटना को क्या कहते हैं? जब प्रकाश की एक किरण किसी प्रकाशीय रूप से सक्रिय पारदर्शी क्रिस्टल जैसे क्वार्टर से गुजरती है तो प्रकाश के बाएं ओर और दाएं वृत्ताकार ध्रुवित घटकों की गति बदल जाती है। इस वैज्ञानिक परिघटना को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इस वैज्ञानिक परिघटना को जो है प्रकाशीय घूर्णन विसर्जन कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशनरी डिस्प्रेशन कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्टिकल रोटेशनरी डिस्प्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा आ रहा है, तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर हुआ करती थी? तुगलक काल के दौरान बिहार की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर हुआ करती थी? तो याद रखिएगा, तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है कौन सा शहर हुआ करती थी? तो बिहार शरीफ हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने गया में एक किले का निर्माण करवाया था
और बिहार के क्षेत्रों में टैक्स वसूलने की सुव्यवस्थित व्यवस्था की थी। सुव्यवस्थित व्यवस्था की थी। तो याद रखिएगा किसने किया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने गया में एक किले का निर्माण करवाया था और बिहार के क्षेत्रों में टैक्स वसूलने की सुव्यवस्थित व्यवस्था की थी। तो याद रखिएगा टैक्स वसूलने की सुव्यवस्थित व्यवस्था किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ 1921 के प्रथम कुलाधिपति चांसलर कौन बनाए गए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ 1921 के प्रथम कुलाधिपति चांसलर कौन बनाए गए थे? तो याद रखिएगा कुलाधिपति चांसलर कौन बनाए गए थे? तो आपको याद रखना है मजहरुल हक को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मजहरुल हक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, पाल वंश के किस शासक को सुमात्रा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में देने के लिए जाना जाता है? पाल वंश के किस शासक को सुमात्रा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए गए 5 गांव जो है दान में देने के लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा 5 गांव दान में देने के लिए जाना जाता है तो किसने किया था? तो याद रखिएगा देवपाल ने। पाल वंश के किस शासक को सुमात्रा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय राजा बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में देने के लिए जाना जाता है? तो देवपाल। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा PBKS का गठन सोनपुर मेले में वर्ष 1929 में किसके द्वारा किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS का गठन सोनपुर मेले में वर्ष 1929 में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा सोनपुर मेले में वर्ष 1929 में किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है? याद रखिएगा कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है, याद रखिएगा अनुच्छेद 231 के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि सांसद के दोनों सदनों की किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि सांसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध हो जाए तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है? तो याद रखिएगा ज्वाइंट सिटिंग जो है बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 12 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल को एक बार में संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल को एक बार में संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखिएगा अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखना आप सभी को 6 महीने के लिए जो है बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होता है अनुच्छेद 21 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है,
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का लिखित समर्थन अनिवार्य होता है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का लिखित समर्थन अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, कितने सदस्यों का लिखित समर्थन अनिवार्य होता है? तो याद रखिएगा, टोटल 50 सदस्य का जो है लिखित समर्थन जो है अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, 61वां संशोधन के द्वारा जो है मतदान की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 61वां संशोधन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत विवरण दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो याद रखिएगा, समवर्ती सूची का विस्तृत विवरण दिया गया 7वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में जो है 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विस्तृत विवरण दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण या उसकी समाप्ति की सिफारिश राज्य विधानसभा द्वारा किए जाने पर अंतिम फैसला कौन लेता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्माण या उसकी समाप्ति की सिफारिश राज्य विधानसभा द्वारा किए जाने पर अंतिम फैसला कौन लेता है? तो याद रखिएगा, अंतिम फैसला कौन लेता है? तो याद रखना है, भारत की संसद लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत की संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? राष्ट्रपति विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? याद रखिएगा, एनडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं? तो याद रखिएगा, 1952 में जो है एनडीसी की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना और उसकी शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना और उसकी शक्तियों से संबंधित है? तो याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन की स्थापना और उसकी शक्तियों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 324 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध भोरघाट पास स्थित है, जो मुंबई को पुणे से सड़क और रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है? भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध भोरघाट पास स्थित है, जो मुंबई को पुणे से सड़क और रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है? तो याद रखिएगा, पुणे से सड़क और रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो महाराष्ट्र। पुणे से सड़क और रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है तो महाराष्ट्र जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में ककोलत वाटरफॉल स्थित है, जिसे बिहार का सबसे प्रसिद्ध झरना माना जाता है? बिहार के किस जिले में ककोलत वाटरफॉल स्थित है, जिसे बिहार का सबसे प्रसिद्ध झरना माना जाता है? तो याद रखिएगा, जिसे बिहार का सबसे प्रसिद्ध झरना माना जाता है नवादा को। ककोलत वाटरफॉल कहाँ है? नवादा में। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नवादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली
मौजली आइसलैंड भारत के किस राज्य में और किस नदी के बीच स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली द्वीप भारत के किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा किस राज्य और किस नदी में है, तो याद रखिएगा असम राज्य और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मौजली द्वीप जो है भारत के किस राज्य में है? तो असम में है। और किस नदी के बीच स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है बिहार का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुख्य रूप से मुंगेर जिले में स्थित है और पानी और अपनी सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है? बिहार का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से मुंगेर जिले में स्थित है और अपनी सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो याद रखिए मुंगेर जिले में स्थित है और सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो भीमा बांध अभ्यारण्य, याद रखिएगा भीमा बांध अभ्यारण्य जो है मुंगेर जिले में स्थित है और अपनी जो है सुंदर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह स्लीपिंग प्लैनेट भी कहा जाता है? सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह स्लीपिंग प्लैनेट भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा स्लीपिंग प्लैनेट कहा जाता है अरुण यूरेनस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ी का निर्माण किस काल या श्रेणी के तहत हुआ माना जाता है? बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ी का निर्माण किस काल या श्रेणी के तहत हुआ माना जाता है? तो याद रखिएगा किस काल या श्रेणी के तहत हुआ माना जाता है? तो याद रखिएगा प्लीस्टोसिन काल जो है प्लीस्टोसिन काल श्रेणी के तहत हुआ माना जाता है। टर्शियरी काल, याद रखिएगा प्लीस्टोसिन काल या टर्शियरी काल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो याद रखिएगा पराबैंगनी किरणों को रोकती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में ओजोन लेयर पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत जो है पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 से पूछा जा रहा है मनुष्य की आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब इमेज बनता है? मनुष्य की किस भाग पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर पड़ता है, दृष्टिपटल पर बनता है। क्वेश्चन 29 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है आधुनिक और सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उनके किस गुण के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है? आधुनिक और सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को उनके किस गुण के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो याद रखिएगा तत्वों को किस गुण के आधार पर बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक के एटॉमिक नंबर के जो है बढ़ते क्रम के आधार पर जो है व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है और इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है और इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो याद रखिएगा
आरबीसी का निर्माण जो है मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो याद रखिएगा 120 दिनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछे जा रहा है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का कौन सा गुण अपवर्तित नहीं बदलता रहता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश का कौन सा गुण अपवर्तित नहीं बदलता है? अपवर्तित नहीं बदलता रहता है। तो याद रखिएगा कौन सा गुण अपवर्तित नहीं बदलता रहता है? तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आवृत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, शुष्क बर्फ ड्राई आइस रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से क्या होती है जो सीधे गैस में बदल जाती है? शुष्क बर्फ ड्राई आइस रासायनिक रूप से निम्नलिखित में से क्या होती है जो सीधे गैस में बदल जाती है? क्या होती है जो सीधे गैस में बदल जाती है? याद रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सीधे गैस में बदल जाती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा सॉलिड CO2। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज वर्ष 1928 में किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन नामक प्रथम एंटीबायोटिक की खोज वर्ष 1928 में किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, वॉशिंग सोडा धोने का सोडा का सही रासायनिक नाम और सूत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो वॉशिंग सोडा धोने का सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या है? सही रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट होता है, N2CO3 इंटू 10:2 N2CO3 .10:2 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट N2CO3 .10:2। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का संकलन और देश के GDP के आंकड़े जारी करने का काम वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का संकलन और देश के GDP के आंकड़े जारी करने का काम वर्तमान में कौन सी संस्था करती है? तो याद रखिएगा जारी करने का कार्य जो है कौन सी संस्था करती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है, NSO करती है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था? भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था। 101वां संशोधन के द्वारा जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST को किस संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया था? तो 101वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में लौफड़ वक्र लौफड़ कर्व मुख्य रूप से किन दो घटकों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है? अर्थशास्त्र में लौफड़ वक्र लौफड़ कर्व मुख्य रूप से किन दो घटकों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा किन दो घटकों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है? तो याद रखना है कर की दर और प्राप्त होने वाला सरकारी राजस्व को जो है प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र वाइल्डलाइफ इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमर्त्य सेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है,
बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को बिहार का भरतनाट्यम भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा अभिनीत किया जाता है? बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को बिहार का भरतनाट्यम भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा अभिनीत किया जाता है? तो याद रखिए, पुरुषों द्वारा अभिनीत किया जाता है लौंडा नाच को। क्वेश्चन नंबर 40 काफी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।